नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी नहीं पूरे देश में बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी का स्थापना दिवस, लेकिन स्थापना दिवस के आयोजन के बीच कांग्रेस तंज कसने का रास्ता निकाल ली। कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस आजादी के आंदोलन में सक्रिय नहीं होती, आजाद नहीं कराती देश को, तो बीजेपी का गठन कैसे होता। मसला ये है कि एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ तंज की भरमार है। सवाल यह है कि बीजेपी की स्थापना दिवस से बीजेपी ने जो संकल्प लिया गांव चलो अभियान का, गांव चलो का, इसका असर कितना होगा और कांग्रेस के जो तर्क और दलील है इसका क्या कुछ राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 6 अप्रैल 1980 को रोपित बीजेपी का संकल्प बीज आज अपने 47वें साल में एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। देश भर में इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ के गलियारों में भी सुनाई दी और खास कार्यक्रम भी आयोजित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन भी किया, वहीं इस आयोजन ने राजनीतिक सरगर्मियों को भी तेज कर दिया। आजादी की गौरव गाथा से लेकर सत्ता के गलियारों तक बयानों के तीखे बाणों ने सियासी पारे को चढ़ा दिया। विचारों के इस संघर्ष में अब इतिहास की व्याख्या और भविष्य के दावों के बीच एक नई राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, लेकिन इसकी नींव 1951 में भारतीय जनसंघ के दौरान पड़ी। स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने की। इमरजेंसी के बाद जनसंघ समेत कई दल जनता पार्टी में शामिल हुए। 1980 में मतभेदों के कारण अलग हुए, जिसके बाद भाजपा बनी। अब तक बीजेपी के 2 पीएम रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने उनके जैसी राजनीति की होती तो आज बीजेपी का उदय नहीं होता। अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के आजादी दिलाने के दावे को बेईमानी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठन केवल सत्ता सुख भोगने के लिए हुआ था, जिससे वे अपनी किरकिरी करा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित किए हैं, उनको सत नमन करते हैं। अगर वैसे भारतीय जनता पार्टी की जगह में कांग्रेस करी रहती तो भारतीय जनता पार्टी का उदय ही नहीं हो पाता। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, लोगों को संविधान दिया, सभी को संवैधानिक अधिकार दिया। आज की जो कांग्रेस है, कांग्रेस आई कहिए कि ये एक तरह से सत्ता सुख भोगने के लिए कांग्रेस बैनर का उपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर सियासी अखाड़े में बयानों की ऐसी मिर्ची लगी है कि राजनीति का जायका ही बदल गया। 1980 में मामूली शुरुआत करने वाली भाजपा पिछले पंचवर्षीय में 303 सीटों के फुल डोज के साथ विपक्ष के लिए अपच का कारण बन चुकी है। अब इधर छत्तीसगढ़ में जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यकर्ताओं में जोश का अर्क घोल रहे हैं, वहीं अमरजीत भगत ने तानाशाही के आरोपों का ऐसा तड़का लगाया है कि बहस गर्मा गई है। उधर बीजेपी ने भी देरी ना करते हुए कांग्रेस के आजादी वाले दावे को बासी करार देकर किरकिरी करने की कोशिश की है। लेकिन इन सबसे साफ है कि वटवृक्ष बन चुकी भाजपा का ये जश्न अब भविष्य के चुनावी दावों और इतिहास की खींचतान के बीच एक सियासी चटपटी जंग में तब्दील हो चुका है। पीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि क्यों स्थापना दिवस पे इस तरह की सियासत हो रही है, कांग्रेस तंज कस रही है। चलिए पहले सीधे मेहमानों का रुख करते, 2 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी, बुद्धिमान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अमित जी, मैं चर्चा के शुरुआत आपसे करता हूं, जरा समझाइएगा। आज आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम बीजेपी की तरह राजनीति करते तो कभी बीजेपी का गठन हो ही नहीं पाता। क्यों ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि जो पार्टी 2 से दोबारा और तिबारा लोकसभा में आ गई उसके प्रति इस तरह की बातें कही जाए, वो भी स्थापना दिवस के मौके पर? देखिए, समझना पड़ेगा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान अगर कोई हुआ है तो भारतीय जनमानस हुआ है। क्योंकि कहते ना, बी से बढ़ती महंगाई, जे से जुमलों की गहराई और पी से कहते हैं ना कि प्रश्नों पे पर्दा, यही तो है बीजेपी की असली राजनीतिक कमाई। और रही बात अब उस पार्टी की, मैं सुन रहा था अभी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पे प्रश्न उठा रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस देश में संवैधानिक मूल्यों का पतन किया गया पिछले 12 सालों में, जिस प्रकार से लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किया गया, एक बार नहीं बार किया गया, कई बार तार किया गया, लेकिन जब हम प्रश्न उठाते हैं तो फिर वो देशद्रोही हो जाती है बात। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसमें कहते हैं ना, गांधी की उसूलों की पहचान है कांग्रेस, नेहरू की अरमान है कांग्रेस, ईमानदारी की शास्त्रीय ईमानदारी की पहचान है कांग्रेस, और इंदिरा जी और राजीव जी का बिखरा हुआ खून की पहचान है कांग्रेस, और रही बात हिंद की धरती का सम्मान है कांग्रेस। और आप उस पार्टी पे प्रश्न उठाते हैं जो अमन और मोहब्बत की जान है कांग्रेस। और रही बात, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, मैंने जैसा कहा ना, 20 से बढ़ती महंगाई, आप महंगाई पे वो चर्चा ही नहीं करते। पहले बार नारा क्या था, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब से वो आए महंगाई बढ़ते गई, कोई बात नहीं। अब जे पे आ जाते हैं, और जे पे जैसा मैंने कहा कि जुमलों की गहराई, लगातार जुमलेबाजी करना, जनता त्रस्त हो चुकी है साहब। और अब तो देखिए, अब आंध्र प्रदेश का भी खुल गया है। कल आप जैसे कोई प्रबुद्ध पत्रकार ने डाला है कि किस प्रकार से 5 बजे के बाद 17% से ज्यादा वोट वहां पर डाले गए, और अब उसका डाटा मांग रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से रात 2 बजे तक वहां पर वोट डालते गए, उसमें टाइमिंग आ गई है सारी कुछ। तो मतलब किस प्रकार से आप लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए शायद देश की जनता कहती है कि इस देश में निरंतर लोकतंत्र की हत्या जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। आपकी पार्टी का स्थापना दिवस, मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मैं पुनः आ जाऊं कि मुझे गौरी जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज उनका स्थापना दिवस, और मुझे स्वस्थ लोकतंत्र में मुझे लगता है कि बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन बधाई देने का मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बधाई देना चाहिए। तो पूरी इनकी पार्टी को हमारी तरफ से बधाई। लेकिन जब बात जिम्मेदारी पे आएगी और विपक्ष होने के नाते आएगी तो हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। गौरी जी, पुनः आपको बधाई, आपकी पार्टी का स्थापना दिवस। आप इसी तरह प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहे। कांग्रेस ने बड़ा गजब सवाल उठाया साहब। अमित जी ने बीजेपी का फुल फॉर्म बता दिया, बढ़ती महंगाई, जुमलों का कुछ उन्होंने कहा, गहराई। जरा जवाब दीजिएगा, और जरा ये भी बताइएगा कि 2 से दोबारा के बाद तिबारा कांग्रेस को तकलीफ क्या? देखिए, कांग्रेस आई हुआ करता था, अब कांग्रेस गई हो चुका है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की घबराहट, खिसियाहट, झुंझलाहट, आप जो भी बोल सकते हैं, ये साफ स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है बयानों में। अब वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। अब अमित श्रीवास्तव जैसे प्रवक्ता जुमला शायरी इसी के तहत में दर्शकों का दिल लुभा रहे हैं, मन बहला रहे हैं, अपनी पार्टी को भी कहीं न कहीं खुश कर रहे हैं, लेकिन जनता से दूर तक कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना 6 अप्रैल 1980 हुई थी, इसमें सबसे पहला था राष्ट्र प्रथम। यही सबसे बड़ा डिफरेंस था कि हम राष्ट्र प्रथम को सबसे अग्रिम पंक्ति में रखते हैं, ये परिवार प्रथम को रखते थे, जो आज भी रख रहे हैं। आज भी गुलामी कर रहे हैं एक परिवार की। जिस पार्टी को पैदा एक अंग्रेज ने किया है, वो क्या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते साहब, इस बात को सब जानते हैं। दबी जुबान में मैं नहीं कहूंगा, मैं खुल के कहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ था, वो देश की आजादी के लिए नहीं हुआ था, वो कवर फायर देने के लिए हुआ था। आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ा, उनको तो कहीं संरक्षण नहीं मिला, ना भगत सिंह को मिला, ना सुखदेव को मिला, ना राजगुरु जी को मिला, ना चंद्रशेखर आजाद को मिला। उनको तो इनके पार्टी के नेता किस अपने मुखारबिन से क्या कहकर संबोधित करते थे, मैं आज नहीं कहना चाहूंगा। हमारा एजेंडा स्पष्ट था, तुष्टिकरण के बिना किस प्रकार से राष्ट्र को सर्वप्रथम रख के कैसे गांव गरीब किसान का विकास किया जाता है, कैसे सेवा समर्पण और सुशासन के साथ में भारत देश को आज विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की ओर हम चल पड़े हैं, ये साफ दिखता है। तो अगर आप ये किए होते और गांधी जी के विचारधारा को लेकर अगर चले होते तो निश्चित तौर पे आप भी आज सत्ता में होते, लेकिन गांधी जी के विचारों की हत्या आपने उसी दिन से कर दी थी।
जब आपने अंग्रेजों के परोपकार बनकर रहे। और गांधी जी के विचारों को लेकर आज भी आपके पार्टी के नेता यहां पर नहीं चल रहे हैं। इस बात को आत्मसात करने की आवश्यकता है। ऐसा क्या हुआ कि जनता से आपकी दूरी हो गई है? कोई एजेंडा नहीं बचा, एक पार्टी के धुरी बनकर आपकी पूरी पार्टी आपकी कार्यकर्ता रह गई है। कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। कौन बराती घोड़ा है, कौन अस्तबल का घोड़ा है, कौन रेस का घोड़ा है, आज तक आप अंतर नहीं कर पाए। आज भी आपकी पार्टी ऐसे अपराधी को जो ईडी का चार्जशीटर है उसको कोषाध्यक्ष के पद से नहीं हटा पा रही। सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, अनुशासन कहीं नहीं। गुंडागर्दी, चोर, गुंडा, बदमाश, अमित जोगी जैसे लोग, अजीत जोगी जैसे लोग इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये इससे बड़ा शर्म का बात और दुर्भाग्य का बात इस प्रदेश के लिए क्या होगा अवधेश जी। इसलिए आपने बधाई दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आत्मचिंतन करने का आज आपका दौर है कि आपकी सत्ता से क्यों विदाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी क्यों चरमोत्कर्ष हो रहा है। अमित जी, दोनों ही दलों के अपने अपने तरह के साथ कि आप गांव गरीब किसान, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम और परिवार प्रथम, जो भी हो, सबके अपने अपने तर्क है। लेकिन सवाल यह है कि जनता फैसला देती है अंततः, राजनीतिक दलों को जनता की अदालत में जाना पड़ता है। 2014 से जनता की अदालत में लोकसभा में बीजेपी को बहुमत मिलता आ रहा है लगातार। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 सालों बाद बीजेपी की सत्ता में बम्पर वापसी हुई सर्वाधिक 54 सीटों के साथ, जिस तरह से 2018 में कांग्रेस बम्पर वापसी की थी 68 सीटों के साथ। जरा समझाइएगा, उसके बाद ऐसे दावे क्यों? जनता की कसौटी पे कहां है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के इस पहुंचने पे उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? जी, निश्चित तौर पे अभी गौरी जी की बातों को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इकोनॉमी हमने बना दिया। मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने भाजपा की इकोनॉमी की बात की कि देश की इकोनॉमी, क्योंकि 2004 में जहां कांग्रेस के पास 38 करोड़ था और बीजेपी के पास 88 करोड़, और 2024 में आज भी कांग्रेस के पास 133 करोड़ है और इनके पास 10,107 करोड़ है। इकोनॉमी तो बहुत बूस्ट की इन्होंने भाजपा की, और लगातार जिस प्रकार से 250 से ज्यादा इनके साथ 7 स्टार कार्यालय बने। आज भी कांग्रेस के पास कई प्रदेशों में कार्यालय नहीं है। आप देख लीजिए, आज इनका जो नया कार्यालय बना है 7 स्टार कार्यालय, चाहे दिल्ली का 7 स्टार कार्यालय हो, चाहे छत्तीसगढ़ में 5 स्टार कार्यालय हो। इकोनॉमिक्स तो बहुत बूस्ट इन्होंने की निश्चित तौर पे। जनता को कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ना, बीजेपी का जो मैंने बताया कि बी से मतलब बढ़ती महंगाई, जे से जुमलों की गहराई और पी से पर्दा डालना इनका काम है। इनका शौक है कि जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर पर्दा डाल दो। और अभी इन्होंने जिस प्रकार कहा कांग्रेस के नेताओं के बारे में, तो मुझे फिर ये बात कहना है गौरी जी कि डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, और जाने के आपने बात कह दी नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूं कि भाजपा में कौन है कितने पानी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पार्टी पे देखें कि किस प्रकार से आपकी सरकार क्या कर रही है, जनता कितनी त्रस्त है। आप, मुझे लगता है आज आपका स्थापना दिवस है, अगर उसमें आप आत्मचिंतन और आत्ममंथन करेंगे, सत्ता बल भाव बहुबल और जिस प्रकार से धन बल पे आप सरकार बनाते हैं लगातार, मैंने पहले भी कहा, प्रजातांत्रिक मूल्यों को कलंकित करना, ध्वस्त करना, एक बार नहीं बार बार करना, तार तार करना, यही बीजेपी का असली काम है। अगर है आप में दम, आ जाइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। कभी आप वोट चोरी करके आ जाते हैं, कभी सरकार गिरा देते हैं। एन केन प्रकरण आपका लास्ट उद्देश्य रहता है सत्ता प्राप्ति, जिसपे आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार, 0 टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पे, और जिनके कहते थे 70,000 करोड़ जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको आपने डिप्टी सीएम बना दिया। आज आप असम में जिसको कहते थे सबसे कलंकित आदमी है भ्रष्टाचार, नारदा साधा स्कैम में, आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसी प्रकार से शुभेंदु अधिकारी को आप कहा करते थे नारदा स्कैम में आरोपी है, देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री कहते थे, आज वो नेता प्रतिपक्ष है। मतलब आप कहते परिवार की पार्टी है। गौरी जी, मैंने कहा ना, जब आपसे नाम उठाएंगे, चाहे वो पंकज सिंह से हो, अभिषेक सिंह से हो, दुष्यंत सिंह की बात हो, पीयूष गोयल जी की बात हो, अनुराग ठाकुर जी की बात हो, कहाँ है? परिवारवाद नहीं है क्या? कौन से भाजपा नेताओं को मौका मिलता है? चलिए बता दीजिए। आज भी आपके यहाँ परिवारवाद फुल चल रहा है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की, या पूरे देश की बात कर लीजिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। गौरी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं रावतार जी का रुख करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रावतार जी भी जुड़ गए। रावतार जी, बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस ने एक लाइन में कहा कि अगर हम बीजेपी की तरह राजनीति करते तो कभी भी बीजेपी का जन्म गठन नहीं हो पाता। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे। और बीजेपी जो पिछले 46 सालों में जो यहां तक पहुंच पाई है, उस पर आपका आकलन क्या है? देखिए, अभी अगर वर्तमान स्थितियों को देखेंगे तो भाजपा ने सफलता तो हासिल की है, और जहां पर नहीं थे वहां पर भी अब
अपनी पैठ जमाए हैं और आधार तैयार किए हैं। संगठन को मजबूत किया, मुद्दों की राजनीति की, सरकारें हैं, जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठाकर वो सरकार तक पहुंचे हैं। तो ये उनकी उपलब्धि तो है। 2 सीट से पूर्ण बहुमत पर तीसरी बार सरकार, तो जन भावनाओं के तौर पर, संगठन के तौर पर जो एक बड़ी उपलब्धि तो है। जो एक समय जो कांग्रेस की स्थिति थी, जितना मजबूत, जितना सक्रियता, जिस तरह की सरकारें, वैसी स्थिति आज भाजपा की है। तो भाजपा के पास सबसे बड़ी बात है कि केडर है, उसके पास संघ है और जनता से जुड़े मुद्दे जो उसके कोर मुद्दे हैं, उन मुद्दे को भी हल करने की कोशिश की है। तो आप सब चीजें आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। आप ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो सरकारें तो बना रहे हैं, आधार तो तैयार कर दिया और आधार उन जगहों में भी अब लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रमुख जगहों में, चाहे अभी चुनाव हो रहे हैं वो दक्षिण में हो, बंगाल में हो, तो आज सेकंड नंबर की पार्टियां बन गई है। तो एक चीजें जो वो लेकर चल रहे थे, जिन मुद्दों को चल रहे थे, जिन संघर्षों को चल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो पार्टियों में लाए, बहुत सारे चीजों को उपयोग की। ये आरोप जो है वो कांग्रेस के समय, इंदिरा गांधी के समय भी लगा, बहुत समय ऐसे आरोप लगते रहे हैं सरकारों पर। जिस सरकार को जो मौका मिलता है, उस सरकार उस तरह की राजनीति में उस तरह के हथकंडे शामिल रहते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। मैं गौरी जी का रुक। गौरी जी, आप जवाब दीजिएगा अमित जी की बातों का। कह रहे थे कि कौन कितने पानी में, मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसे टाइप का, लेकिन ठीक है। सवाल यह है कि जिस कैडर के दम पे बीजेपी यहां तक पहुंची है, उस कैडर पे भी विपक्ष सवाल उठाती है और उदाहरण देती है। आप ही के पार्टी के विधायक, अभनपुर के विधायक है, वो ऐसे उदाहरण देके कहते हैं कि साहब कैडर केवल दिखाने के लिए। तो जरा बताइएगा, कैडर क्या सच में दिखाने के लिए, वास्तविक में कैडर के दम पे यहां तक आप पहुंचे हैं? 21 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। 1600 से 1700 करीब हमारे विधायक है, ये कैडर के दम पे है। ये कार्यकर्ताओं के खून पसीने की पार्टी है। अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि इन्होंने 7 स्टार 5 स्टार कार्यालय बनाया है। ये 7 स्टार 5 स्टार जो कार्यालय का आप हवाला दे रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं के खून पसीने की गाढ़ी मेहनत, ये शराब और सट्टे की पैसे की दलाली का नहीं। इस बात को समझिए। आपके सरकार का समय हुआ है। सुकमा में जो कार्यालय बना है आपका, जिसको सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं कार्यकर्ताओं का, वो किस पैसे से बना? शराब के पैसे से। आपने फर्क ये है, आपने पहले पद बेचा, टिकट बेचा, प्रदेश बेचा और जमीन बेचा, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी नहीं बेचा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर चुनाव हारता भी है तो गिरता है, लड़ता है, फिर चुनाव के लिए जीतता है। आपकी पार्टी कार्यकर्ता चुनाव हारने के बाद शुतुरमुर्ग जैसा सर छुपाकर भाग जाते हैं। आज बताइए अमित जी, मेरे को 2.5 साल में कौन सा गांव गरीब किसान के मुद्दे को लेकर आपके विधानसभा में आपके विधायक लामबंद रहते हैं? कौन सा गांव गरीब किसान के मुद्दे को लेकर आपके युवा नेता जो चंदाखोरी करते हैं, कहां रहते हैं? कौन सा आपका युवा नेता, कौन सा आपकी पार्टी के नेता जाकर माना तूता में धरना में उनके साथ में लड़ते हैं? कौन सा बड़ा बड़ा मुद्दा उठा रहे? बल्कि सारे मुद्दे तो हमारे विधायक उठाते हैं। ना सड़क पे, ना सदन पे, कहीं नहीं है। सिर्फ बयानबाजी, बयानवीर बनकर एसी कमरे से आपकी पार्टी चल रही है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे चलती है, वहां भी अपनी फजीयत करा रही है। अरे भैया, ऐसे पार्टी का संगठन का विस्तार नहीं होगा। आपके जो यहाँ के प्रभारी हैं, सिर्फ कोई आयोजन होता है तो दिखते हैं। हमारा प्रभारी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गली गली 3 साल 4 साल तक यहाँ पर घूमते रहे। कई रात उन्होंने बिताया, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। 15 सीट थी हमारी, 15 सीट पे आए थे हम लोग 15 साल की सरकार के बाद। क्या नतीजा निकला? कार्यकर्ताओं की ताकत है, इसको कम मत आकिए। इसका थोड़ा भी 10% भी आप अनुसरण कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पार्टी फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन खाली बयानवीर बनकर अगर दूसरी पार्टी को पॉइंट आउट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पार्टी का वो दिन नहीं जब सदगति को प्राप्त हो जाएगा, और उसकी ओर दिख रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं, एक परिवार, एक पार्टी से निकल जाइए, जनता के बीच जाइए, तो निश्चित तौर पे प्रदेश को, देश को अच्छा विपक्ष मिलेगा। वरना सिवाय जग हंसाई के कुछ नहीं हाथ से होना है। ठीक है अमित जी, कैडर पे बात हो। फिर सब आप लोग भी पहली बार पंचायतों में जाके कैडर अपना बनाने की कोशिश करें, पंचायतों में गठन करने की तैयारी पे है। 15,000 पंचायतों का जिक्र आप लोगों ने किया। कैडर के मामले पे, संगठन के मामले पे कांग्रेस को हमेशा कमतर क्यों माना जाता है? देखिए, यही गलती इन्होंने 2018 में की थी और कहते थे कि कांग्रेस कहीं नहीं है, और इनको 15 साल की सरकार को हमारे इसी कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी की आन बान शान, और मैं हमेशा कहता हूं हमारी पार्टी के प्राण है, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने इनको 15 सीटों में लाया था। बाद में तो 14 में आ गए थे।
और रही बात, ये अभी हमारी बात कर रहे थे तो आज भी हम 34 हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गौरी जी अभी कह रहे थे आपने जमीर बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गौरी जी, मैंने फिर कहा ना कि आज आप पता नहीं आप आज आए हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे लोगों की पंक्तियां ही याद आ रही हैं। देखिए, आपने आरोप लगाया कि हमने जमीर बेचा। आप तो देश बेच रहे हैं। आप जिस प्रकार से कॉर्पोरेट मित्रों को, चाहे पोर्ट हो, एयरवेज हो, रेलवेज हो, ट्रेन हो, आकाश हो, पताल हो, जमीन हो, सब तो आप देश को बेच रहे हैं। देश की जनता तो अब तो साहब के नाम से घबराने लग गई है साहब, और कहते हैं ना कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोई, और गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी साहब कहीं बेच ना खाएं। तो मतलब इतना घबराई हुई है जनता आपसे कि समझ नहीं आ रहा है। और आपने कहा जमीर बेच दिया। अरे कम से कम हमारे पास जमीर तो था। हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से आप सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। और रही बात आधे से अभी आप 303 से आप 240 आ गए, उसमें भी 108 लोग कभी ना कभी विपक्षी पार्टी में रहे, कोई विधायक रहे, कोई सांसद रहे। उसके बाद आप कहते हैं 1625 विधायक हैं। अरे कांग्रेस भी कोई कम नहीं है, समझ लीजिए 823 हमारे भी विधायक हैं। मतलब हम कोई आपसे बहुत ऊंचे नहीं है, जबकि हम तो संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। और आप लोग तो जो संविधान बदलने की आपके नेता बात करते हैं, आप उस आधार पे भी अगर आप देखेंगे जोड़ तोड़ करके भी आप 1600 विधायक तो बना लिए, लेकिन जनता की नजरों में आप गिर चुके हैं। और समझ लीजिए, मैंने कहा ना, सत्ता बल, धन बल और बहुबल से आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से आप उतर चुके हैं। जवाब ये जनता के दिल से उतर चुके हैं, संख्या बल में भले ही आप कहीं भी हो। देखिए भाई, ऐसा है कि आज के डिबेट में 3 बार अमित श्रीवास्तव जी ने लोकतंत्र की दुहाई दे दी। लोकतंत्र के चेहरे पे कालिक पोतने वाले हत्यारे आज संविधान का ऐसे फोटो लेकर खड़े होते हैं, पुस्तक लेकर खड़े होते हैं। ये बात अलग है कि जनता इसके चेहरे पे हर चुनाव में कालिक पोत रही है। उसके बाद अगर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। कैडर मजबूत करने की कोई बात नहीं है, अनुशासन की कोई बात नहीं है, एक नेता एक परिवार पर चल उसकी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। अरे भाई, जमीर नहीं, आपने प्रदेश को भी बेचा, आपने टिकट भी बेचा, आपके कार्यकर्ताओं का ये कहना है। हमारा आरोप नहीं है, कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। आपके प्रभारी यहां से भाग खड़े, उस पर बात नहीं हो रही है। ये सारे चीजों को आत्मसात करिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। हम सभी राज्यों में चुनाव जीतना हमारा विजय पताका फहर रहा है। आप अपनी चिंता कीजिए। आज बंगाल में कहां खड़े हैं आप, असम में कहां खड़े हैं? आज 10 सीट 5 सीट की पार्टी रहकर खड़े हो चुके हैं आप। अभी अगला चुनाव जब उत्तर प्रदेश में आएगा, फिर कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे समाजवादी पार्टी के सामने। देश की सबसे प्राचीन पार्टी, मैं कहता हूं, इसका अच्छा इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर आजादी की लड़ाई में आपकी अग्रणी भूमिका रही आपकी पार्टी की, लेकिन आज उस पार्टी का विचारधारा कहां है? अमित जी, आप जैसे ऊर्जावान नेताओं का कहां स्थान है? इस बात को सोचिए। आज भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जानता हूं जिनमें अच्छा मानता है, सब किनारे लगा दिए। माल कौन बटोरा? सौम्या चौरसिया, रानू साहू, अकबर, ढेबर, इस प्रकार के लोगों को पार्टी में आप लाएंगे तो ऐसी गति होगा। जहां जिस पार्टी में लाल सलाम और दलाल सलाम हावी हुए, उस पार्टी का गति होना तय है। और वही यहाँ 5 साल में हुआ और वही देश में हुआ। कारपोरेट मित्र आपके थे, आपने देश को भी कटघरे में खड़ा किया, देश को सही बेचा, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के एजेंट आप थे। आपकी पार्टी की पैदाइश हुई थी, इसीलिए आज आपकी पार्टी धीरे धीरे सिकुड़ रही, समाप्त हो रही। अमित जी, मैं एक बजे रावतार जी के पास जाता, फिर सीधे मैं आपके पास। रावतार जी, स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है। सत्ता संगठन सत्ता के लिए, सत्ता संगठन के लिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये बात सच है कि जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं तो संगठन के दृष्टि से बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। क्या ये आगे रहना बीजेपी को आगे ले जाने का प्रमुख कारण है? कांग्रेस कहां पिछड़ रही है, जरा एक बार समझाइएगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के संगठन का तरीका अलग है, विचारधारा अलग है, काम की शैली अलग है। तो जो भाजपा को देखेंगे तो भाजपा संगठन है, पीछे मैंने कहा आरएसएस है, अनुशासन है और उनकी नीतियां हैं, उससे वो हटे नहीं है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस जो है संगठन कमजोर है, जो कई मुद्दों को लेकर जिस तरह के होनी चाहिए, जो जनता की भावना के अनुरूप हो, शायद वो नहीं है। तो जनता की जो भावनाओं को समझेंगे, जो फीडबैक जनता क्या चाह रही है, उस तरह के मुद्दे उठाए। राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता से जुड़े मुद्दे को जो बेबाक तरीके से उठाएंगे, जुझारूपन, जनता उसको पसंद करेगी। वही पार्टियां सत्ता में आएंगी ना। सत्ता के समीकरण को समझने के लिए जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा।
उनके लिए योजनाएं लानी पड़ेगी, तब वही पार्टियां सरकार बना सकती हैं, सत्ता में रह सकती हैं और जनता जिनको सिर आंखों पर लेगी। आप पड़ोस के ऐसे कई देश हैं, वहां देखिए किस तरह से परिवर्तन आया, किस तरह की रणनीतियां बनी। जो वर्षों से काम कर रहे थे उनके अंदर से ऐसे नया टीम जो जनता क्या चाह रही है उसके अनुसार हुआ। तो उसी तरह से नए रूप रंग के साथ कांग्रेस को भी आना चाहिए। अमित जी, कांग्रेस को भी नए रंग रूप के साथ आना चाहिए। बीजेपी भले स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन संगठन की बात हमेशा दोनों पार्टी के लिए की जाती है। क्या बेहतर कांग्रेस करने जा रही है? जो सवाल गौरी जी उठा रहे थे कि असम में, बंगाल में अब 5-10 सीटों की पार्टी बन के रह गए, जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या वो केवल 5-10 सीटों की पार्टी बन के रह गई है? पार्टी की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, समझाइएगा। जी, निश्चित तौर पे देखिए, लोकतंत्र में जीत हार तो लगे रहती है और जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है। जनता जब कहे और अभी मैं रामअवतार भैया की बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास आरएसएस है, लेकिन यही नड्डा जी ने कहा था कि अभी हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे हमारे यहाँ भी युवाओं को आगे लाया जा रहा है। कई सारे हमारे यहाँ संगठनात्मक, जी बिल्कुल, युवाओं को आगे लाया जा रहा है। बुजुर्गों के साथ राय लेके निश्चित तौर पे एक टीम बनाई जा रही है। और निश्चित तौर पे आप देखिए, मैंने कहा ना, ये तो बंगाल में पिछले बार बोल रहे थे हम लोग सरकार बना रहे हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे जरूर आए, लेकिन सरकार तो नहीं बना पाए। और रही बात, तो मैं फिर आपके माध्यम से कह लूं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी गौरी जी कह रहे थे कि ना आप सड़क में दिख रहे हो ना सदन में दिख रहे हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है और आपको दृष्टि दोष हो गया है तो उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। समय का अभाव, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, रामअवतार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले समय में बीजेपी और मजबूती के साथ धरातल पर उतर के काम करेगी और सत्ता में जहां जहां नहीं है वहां काबिज होने की कोशिश करेगी। तो ठीक इसके उलट कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस का स्वर्णिम युग जरूर लौटेगा संगठन के दम पे। बहरहाल किसके दावों में दम होगा आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।